चल रहा था हमारा? स्टैंडिंग वेव चल रहा था ना। एसएचएम का क्या, एसएचएम तो करा दिया। ऑक्सीलेशन चल मतलब वेव चल रहा था ना। वेव से हमारा स्टैंडिंग वेव तक पहुंच गए थे हम लोग। तो स्टैंडिंग वेव पर कहाँ पहुंच गए थे? हमने देखा स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। दो ट्रैवलिंग वेव, एक इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर जा रही है। हमने क्या लिया था? हमने लिया था y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली जो ली थी हमने y2 ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। समझ में आता है? बीच में अगर माइनस का साइन होता है, बीच में माइनस का साइन होता है तो पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव में जा रही है। ये हो जाता है। तो यहां से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया आपने y1 प्लस y2, तो कितना आ जाएगा 2a साइन के एक्स, है ना। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाओगे तो के एक्स कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। तो स्टैंडिंग वेव का हमने मेजर मेजर बातें तो हमने कर ली थी, ठीक है ना। इसको हमने डील कर लिया था कि कैसे कैसे होता है। मैंने आपको एक वो जीआईएफ भी दिखाया था, ठीक है। वो जीआईएफ भी देखा था आपने कैसा फॉर्म हो रहा था। अब इसका एनालिसिस देखो, इसको प्लॉट करने चलते हैं। चलो इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लॉट करते हैं, लेट्स से t इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा। t इज इक्वल टू जीरो पर इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। बताओ, t की वैल्यू जीरो पुट करोगे cos जीरो बनेगा, cos जीरो 1 हो जाएगा। t की वैल्यू पुट करो आप t बाय लेट्स से 8, t बाय 8 मतलब 2 पाई बाय 8 ओमेगा। तो मेरे ख्याल से y जो बन के आएगा 2a साइन के एक्स, कॉस में कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी करो पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन रूट 2। तो बेसिकली रूट 2 a साइन के एक्स बन जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू t बाय 4 पुट करो तो y की वैल्यू बन जाएगी t बाय 4 मतलब t बाय 4 का क्या मतलब हो गया, t बाय 4 का मतलब हो गया है 2 पाई बाय ओमेगा करोगे तो 2 पाई बाय 4 ओमेगा, यानी ओमेगा इंटू टी की वैल्यू जो आ जाएगी, ओमेगा इंटू टी की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। तो y की वैल्यू आपकी बन जाएगी, कुछ और कर ली क्या? नहीं, सही है, 0, ठीक है। अच्छा, y की t की वैल्यू आप पुट कर लो, टी बाय 4 के बाद टी बाय 2 पुट कर लो। टी बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय ओमेगा बन जाएगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। और पाई बाय ओमेगा अगर आप पुट करते हो, पाई बाय ओमेगा कॉस पाई होता है आपका माइनस का 1, कॉस पाई हो जाएगा माइनस का 1। आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2a साइन के एक्स, ये बन जाएगी। और सो ऑन, यहां से आप टी बाय 2 पुट कर लिया, 3t बाय 4 पुट कर लो, यानी 2 बाय 3 पाई बाय 2 बन जाएगा ओमेगा, है ना। 2 पाई बाय ओमेगा करोगे, 2 पाई बाय ओमेगा करोगे तो इतना बन जाएगा। और यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे टी को तो cos 3 पाई बाय 2 आपका 0 बना देता है, 0। तो अब यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। देखो आपकी रस्सी ऐसे थी, ये था, ये था, लेट्स से ये है, ये है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की पोजीशन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये t इज इक्वल टू 0 पर प्लॉट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू t बाय 8 पर प्लॉट करते हैं, t इज इक्वल टू t बाय 4 पर प्लॉट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू t बाय 2 पर प्लॉट कर लेते हैं। एक और प्लॉट कर लेते हैं, t की वैल्यू 3t बाय 4 पे। ये इन समय पर प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। देखो शुरू में क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर 2a साइन के एक्स को फॉलो कर रहा है। अब 2a साइन के एक्स एक ग्राफ होगा, साइन एक्स का ग्राफ है जिसका पीक चल रहा होगा, कुछ ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज, चलो 4 लूप बना दो, 4 लूप मतलब 2 साइकिल हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होगे ये वाला कितना चल रहा है, ये वाला आपका 2a तक चल रहा है, ये वाला माइनस 2a में चल रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये हो गया।
हाँ 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 ये हो जाएगा सिनेरियो। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, √2 sin kx। √2 sin, इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस खाली पीक का तो फर्क है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है चलेगी, इसका √2 है, बाकी तो सब कुछ सेम है। इस बार ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, t/4 पर y=0, पूरा का पूरा ऐसा हो गया है, पूरा का पूरा ऐसा हो चुका है ये। ठीक है। उसके बाद देखा आपने t/2 पर क्या हो गया है, -2a sin kx। माइनस और प्लस में क्या फर्क हो जाता है, साइन थीटा का कर्व अगर ऐसा आ रहा है तो माइनस साइन थीटा का कर्व कैसा आएगा, माइनस साइन थीटा का कर्व ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 3t/4 पर पुट कर रहे हो, फिर से 0 हो जा रहा है। ठीक है। यानी हो क्या रहा है, यहाँ के पार्टिकल नीचे को आते जा रहे हैं, ये नीचे को आएंगे, नीचे को आएंगे, नीचे को आएंगे, नीचे को आएंगे, ये नीचे को आया, नीचे को आया, नीचे, ये वाले ऊपर को जा रहे हैं, ये वाले ऊपर को जा रहे हैं, ये वाले नीचे को आ रहे हैं, ये वाले सारे ऊपर को जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है इसमें, आपने t=0 पर देखा, ये शेप था रस्सी का, उसके बाद क्या होगा, ये नीचे को आएंगे, ऊपर को जाएंगे। ठीक है, ऐसे से ऑक्सीलेट करेंगे, ये वाला और ये वाला एक साथ करेंगे, ये वाला एक साथ करेंगे। तो ये सिनेरियो हो जाता है इसमें। तो इस हिसाब से आपकी क्या बोल सकते हो, स्टैंडिंग वेव चलती है। चलती क्या है, रुकी हुई है, इस हिसाब से उसका ऑक्सीलेशन होता है। तो हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैंने कुछ लिखवा दिया था यहाँ पर। तो हर एक पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये स्टेम अपनी सब अपनी अपनी पीक पर है, सबके सब, सबका सब अपने पीक पर है, सब नीचे को आ रहे हैं। तो ये भी अपनी पीक पर है, ये भी अपनी पीक पर है, बस सबका पीक अलग अलग है, यानी सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट करते हैं। फिर बात हुई थी नोड और एंटी नोड की, बात हुई थी मेरे ख्याल से, हुई थी कि नहीं हुई थी। नोड क्या पॉइंट होते हैं, नोड होता है जिनका एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाता है, a' 0 हो जाएगा। ठीक है। हमने सॉल्व किया था उसके लिए, कितना कितना आ रहा था लोकेशन, यानी साइन के एक्स 0 हो जाएगा, साइन के एक्स 0 हो गया, यानी के एक्स की वैल्यू n पाई आ गई। के को कितना लिखते हो, 2π/λ लिखते हो, इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, n λ/2। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है n λ/2। n को 0 पुट करो, 0, तो 0 पर नोड मिल रहा है। 1 पुट करोगे λ/2, यह पूरा एक वेवलेंथ होता है, ये λ/2, तो अगला λ/2 पे मिल रहा है। n को 2 पुट करोगे लैम्डा पे मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये नोड्स हैं, ये सब नोड्स हैं। ये λ/2 है, अगला ये लैम्डा हो गया 3λ/2, सो ऑन। तो नोड्स की लोकेशन होती है। नोड का क्या है, देखो नोड अपनी पॉइंट से हिलता ही नहीं है। अच्छा यहां पर सबके सब अपनी पीक पर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रेच आउट है। तो स्टेम जो पार्टिकल पे एनर्जी है, वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बोल सकते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रस्सी पर जो एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो खिंच रखी है रस्सी, खिंचाव में है। स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो बस वही है आपकी। अब ये पार्टिकल जब नीचे को आएंगे, इस इंस्टेंट पर कुछ तो खिंचाव है, नॉर्मल लेंथ इतनी थी, ये खिंच के इतनी हो रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन जब वो यहाँ आ गए, अब इसकी नेचुरल लेंथ पे आ गए अपनी अपनी सब, यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इस पॉइंट पर सारी की सारी इस इसमें ऑल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू खाली की खाली पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सब के सब मैक्स आउट है, सब रुके हुए हैं, अब यहाँ से नीचे कोई आने वाले हैं और कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा यहाँ से ये आए, अब यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा प्रोसीजर। ठीक है, ये हो जाएंगी बातें। मेरे ख्याल से जितने आ चुके हैं, आने वाले आ चुके हैं। मीटिंग को लॉक कर लिया जाए क्या,
ऐसे भी कौन ही आ रहा है अब, लिख लो, इतना लिख लो। आपको उसमें वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है कि हटा दिया? वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हट गया क्या? अरे अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या करें भाई, बताओ। यहाँ पर तो खाली बोर्ड के लाइक कवर होगा ना, पूरा थोड़ा ना करवा दोगे। अब जितना किराया है उससे लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये बताओ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है क्या? तब तो मैं इसके आगे पढ़ाता हूँ आपको इसमें, ये तो स्ट्रिंग वेव का खत्म हो गया है। तो यहां से कुछ कुछ चीजें सोचने वाली। अच्छा, एंटी नोड भी होता है ऐसे ही। एंटी नोड क्या होता है? एंटी नोड भी बताया था पिछले बार, लास्ट टाइम। एंटी नोड वो होता है जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू प्लस माइनस 2a। तो ये 2a साइन के एक्स को आप यहां से लिख सकते हो। तो साइन के एक्स कितना बन जाएगा? साइन के एक्स बन जाएगा +-1। +-1 चल रहा है, ठीक है, +-1 चल रहा है। तो कैसे होगा? ठीक है, हो गया क्या इतना? लिख लिया? कॉपी कर लिया इतना? तो यहां से कितना हो जाएगा? देखो के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के एक्स की वैल्यू +-1 है, तो π/2, 3π/2, ठीक है।
तो के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, यानी पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। इसको लिख दो 2 पाई बाय लैम्डा और x। यहां से x के लिए सॉल्व करोगे, जो जो लोकेशंस आएंगी आपकी, जो जो लोकेशंस आएंगी, ठीक है, जो जो लोकेशंस आएंगी आपकी वो देख लो। लोकेशंस आपको मिलेंगे λ/4, 3λ/4 सो ऑन मिलेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ वाला, ये वाला एंटी नोड है, ये बीच में, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो नोड के बीच में कितने का गैप होता है, दो नोड के बीच में कितने का गैप होता है, तो दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में आपका λ/2, ये एक लैम्डा है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है एक वेवलेंथ। तो दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में जो गैप रहेगा वो आपका λ/2 का। अच्छा, नोड और बगल वाले एंटी नोड के बीच में, नोड और बगल वाले एंटी नोड के बीच में जो गैप है वो आपका कितने का रहेगा, वो λ/4 का। दूसरी चीज, आप ऐसे समझो कि भाई नोड को कोई एनर्जी मिली नहीं है, नोड पर कभी एनर्जी आई नहीं है। अगर क्योंकि नोड पर एनर्जी होती है, जब नोड पर एनर्जी होती, जब नोड पर एनर्जी होती तो क्या होता, ये ऑक्सीलेट करता, ये ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है तो मतलब एनर्जी आई नहीं होगी इसको। अब एनर्जी यहां से उधर नहीं जा रही, उधर से इधर नहीं आ रही है। देखो चलती हुई वेव में क्या हो जाता है, चलती हुई वेव में क्या होता है, आपका एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या है, पार्टिकल को एनर्जी मिली नहीं है, ना इसको मिल रखी है। यानी इस सेगमेंट की जो एनर्जी है वो फिक्स हो चुकी है, इस सेगमेंट की जो एनर्जी है वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है, इस सेगमेंट की जो एनर्जी है वो फिक्स हो चुकी है। तो ये रहता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो आगे बढ़े। तो अरे कुछ समझ में आया, नोड और एंटी नोड कैसे कैसे चल रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव में ये होता है, इसको जरा ढंग से देख लो, फिर आगे पढ़ते हैं, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग को निपटाते हैं, फिर साउंड पे आ जाते हैं। ऑर्गन पाइप्स हैं तुम्हारे उसमें, अरे कोई तो टाइप करके बता दो ऑर्गन पाइप्स हैं कि नहीं है। ऑर्गन पाइप्स हो गया, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। इतना लिख लिया क्या, ये हो गया। इसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट खींच ले, इसको बना लेना सही से। एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ वन सेगमेंट, सेगमेंट कितना बोला है मैंने, सेगमेंट क्या है, बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, ठीक है, उसको मैंने सेगमेंट बोल रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचो भाई, फटाफट खींच लो जिसने नहीं लिख रखा है। अगला आपका आ जाएगा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अरे जो आपका जो गिटार होता है ना, गिटार विटार बजाना, वो सब इसी में आता है, ठीक है, वो इसी में आता है।
कौन कौन से कलाकार आ जाते हैं भाई इसमें? काहे को बताते हो अपने दोस्तों दोस्तों को, हैं? हाँ, एक तो नमूने आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में क्या होता है, दो टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे। दो टाइप के क्या होंगे? सबसे पहले फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड, बोथ एंड्स। देखो होता क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है बीच में, अगर ये दोनों एंड पर फिक्स है तो भाई यहां पर भी नोड मिलेगा, यहां पर भी नोड मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। जब ये वाइब्रेट कराओगे ना इसको, तो होता क्या है, इसकी कुछ हार्मोनिक्स होती हैं, अगर उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया तब ये वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव, प्रॉपर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाती है, स्टेबल स्टैंडिंग वेव। नहीं तो उससे पहले अजीब सा होता है, एक समय के बाद स्टैंडिंग वेव प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो जाती है। होगा क्या, ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल सकता, तो यहाँ पर तो नोड बनना मजबूरी है। ये वाला पॉइंट भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, नोड बनना मजबूरी है। तो हमने क्या किया था, हमारे पास था 2a sin kx, sin kx यही चल रहा था, ए डैश। तो इसको बोल दो x इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो x इज इक्वल टू l। अब x इज इक्वल टू 0 पर पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2a sin 0 हो जाना है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन x इज इक्वल टू l पुट करते हो आप तो 2a sin kl, नोड मिलना है मतलब 0 हो जाना है। यानी इसका क्या मतलब हो गया है, के एल की वैल्यू, के एल की वैल्यू जो रहेगी आपकी, के एल आपका या तो 0 होगा, या तो पाई होगा, या 2 पाई होगा, या इनफैक्ट माइनस पाई भी चलेगा, -2 पाई भी चलेगा, बेसिकली एन पाई चल जाएगा, एन इंटीजर है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, ये हो गया एल। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया है, लैम्डा आ गया है 2l अपॉन एन। एक बार लैम्डा 2l अपॉन एन आ गया है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, एफ की वैल्यू अगर हम करें तो v अपॉन लैम्डा बन के आ जाती है, v अपॉन लैम्डा। v किसकी वेलोसिटी है, जो ट्रैवलिंग वेव से ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी यहाँ पर, तो v अपॉन लैम्डा पुट करोगे तो 2l अपॉन n बन जाएगा, ये बन जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब n की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, अलग अलग हार्मोनिक्स बोलते हैं उनको, देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो गई तो f को हम v अपॉन 2l आ जाएगा, इसको हम बोल देते हैं f नॉट। ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिसमें वाइब्रेट कर सकता है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिसमें वाइब्रेट करेगा, इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इससे छोटी नहीं हो सकती है। कभी वो किया है क्या आपने गौर, वो जब ब्रिज क्रॉस करते हैं ट्रूप्स, ये आपके जो फौजी लोग होते हैं, फौजी या फिर बाकी भी हैं, फौजी जनरली आते हैं कदम ताल मिला के चलते हैं, तो वो आपका ब्रिज क्रॉस करते हैं तो वहां पर बोला जाता है वो अपना जो मैच कर रहे हैं आपके पैर, वो मैच ना करवाइए, ब्रेक कर दो उसको। क्यों? क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी से चल रहे हो, सबके सब एक ही उससे चल रहे होते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई ना, हर एक ऑब्जेक्ट की कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, कहते हैं ना इसको इसके लेवल पर आगे पढ़ाओ, या उसको उसके लेवल के हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए, वो चीज है। तो वही चीज होती है, हर किसी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता मतलब सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है। आप एक वीडियो देखना, यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी होगी, ब्रिज, ब्रिज भी क्या है, ब्रिज भी यही है, आप दो एंड फिक्स होते हैं, तो उसके बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज को भी आप एक रस्सी की तरह मान सकते हो, तो कहीं उसके है वो आ जाता है, हवा जो चलती है, हवा, हवा के चक्कर में क्या हुआ था, हवा चलने लग गई थी, हवा के चक्कर में जो हवा का जो वाइब्रेशन था, हवा की विंड की वेलोसिटी जो ऐसी मैच कर रही थी, जो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग गई थी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो उसके ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग गई थी, वो वाइब्रेट करने लग गया था। स्टील का ब्रिज है, प्रॉपर रोड रोड बन रखी ब्रिज के ऊपर, ठीक है, वो वाइब्रेट करने लग गया था पूरा का पूरा। तो
भले ही एनर्जी कम है लेकिन आप वो वाइब्रेट करा सकते हो उसको, अगर उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है चीजें। नहीं तो विंड से ऐसा तोड़ना होगा, वो बहुत ही तगड़ा वाला हो रखा है, वो देखना उसको। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ ब्रिज करके देख लेना, कुछ ऐसे करके देखना उसमें। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन इन ब्रिज, उसका लाइव वीडियो है उसका। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोली गई है, ये हो गया आपका। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक और जीरोथ ओवरटोन। ओवरटोन, जीरो लेवल की ओवरटोन है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें, एन की वैल्यू 1 को पुट एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा आपका 12 हो जाएगा, या फिर उल्टा बोले एल की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। एल लेंथ पे लैम्डा बाई 2 आना है। देखो भाई, अपने को ये तो पता है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, यहां पर और यहां पर तो नोड बनना ही बनना है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अगर लैम्डा बाई 2 बनाना है तो लैम्डा बाई 2 ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये करके ऐसे करके ये पूरा लैम्डा होता है, उधर जाएगा पूरा जाएगा तो पूरा लैम्डा बनेगा। ये हाफ लैम्डा है कि नहीं है, ये हाफ लैम्डा है आपका, ये एल लेंथ है। ठीक है, एल लेंथ में आपका हाफ लैम्डा बन गया है। अब ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा, बस एक उसमें चलेगा, एक ही सेगमेंट बनेगा इसमें। तो इसमें ये यहां से नीचे भी आएगा, फिर यहां भी आएगा, ऐसे करके वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन। यहाँ पर नोड 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 नोड, बीच में एक एंटी नोड। इसका शेप ऐसा रहेगा अगर हम फंडामेंटल में करवाते हैं तो। ये आपका लैम्डा बाई 2 है। अच्छा, आगे बढ़ो, एन की वैल्यू 2 पुट करो। एन की वैल्यू 2 को बोला जाता है सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। तो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, देखो आप फंडामेंटल याद रख लेना, v अपॉन 2l। उसके बाद कंडीशंस याद रख लेना, बड़ा आसान हो जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशंस याद रख लेना। तो ये आपका बन जाएगा इस बार कितना बन जाएगा, 2b/2l। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, 2f0 हो जाती है। ठीक है, फंडामेंटल, फिर उसके बाद n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2f0 आ रही है। ये सिनेरियो हो गया 2f0। अच्छा, यहां पर पुट करोगे, 2 पुट करोगे, इसमें लैम्डा इज इक्वल टू एल बन जाएगा। लैम्डा इक्वल टू एल बनने का क्या मतलब हुआ, उतनी ही लेंथ है अपने पास, यहाँ पर नोड बनना मजबूरी है, यहाँ पर नोड बनना मजबूरी है, और इसमें लैम्डा आना है। लैम्डा कैसे आएगा, लैम्डा आ जाएगा, एक वेवलेंथ ये होती है, और स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होना है। तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इस बार दो सेगमेंट में नोड क्या होता है, अरे नोड वो पॉइंट होता है जो अपनी पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक नोड यहां बन जाएगा। अगला एक और कर लेते हैं, एन की वैल्यू पहले 3 भी पुट करके देख लो। ठीक है, मेन देखो गेम इसका है, बस एक ही फॉर्मूला बनता है वाइब्रेशन ऑफ फिक्स एंड में, ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जब दोनों एंड फिक्स होते हैं। और इसी से ऑर्गन पाइप भी है, ऑर्गन पाइप बिल्कुल सेम चलता है। तो यहीं पर ढंग से कर लो इसको। तो इसमें आ जाएगा v अपॉन, ये एन वी अपॉन 2l के हिसाब से चल रहा है, एन की वैल्यू पुट करते जाओ, ये सिचुएशन चलती है। अच्छा, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपका मिलेगा थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। अच्छा, ओवरटोन का क्या मतलब होता है, जो फंडामेंटल है उसके बाद कौन से नंबर पर चल रहा है, उसके बाद कौन से नंबर की मिल रही है ना। बेसिक के ऊपर कितना चल रहे हो आप, ये बेसिक के ऊपर पहली मिल रही है, बेसिक के ऊपर दूसरी मिल रही है। तो ऐसे करके ओवरटोन चलती है। हार्मोनिक शुरू से, इसको पहली हार्मोनिक, या दूसरी हार्मोनिक, या तीसरी हार्मोनिक। ठीक है, ये अगर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस पाना, रेजोनेंस में आ जाना, ये इसका रेजोनेंस कंडीशन हो गई। कैसे होती है रेजोनेंस कंडीशन, हमेशा दो ऑब्जेक्ट की होती है। जैसे आपका ये है, इसके साथ किसी और का रेजोनेट होना। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर गई तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, आपके लिए भी बढ़िया होगा, मेरे लिए भी बढ़िया होगा। ठीक है, तो वो होता है रेजोनेट करना। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उससे मैं इसको वाइब्रेट करा रहा हूँ। जनरली क्वेश्चन बोल देता है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसको वाइब्रेट करा रहे होते हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है, फ्रीक्वेंसी कौन सी,
या तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाए या इतनी हो जाए या सो ऑन, इनमें से ऐसे करके एन जितनी भी आ रही हैं इनके इनके बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 1.5 एफ नॉट हो जाए। एफ नॉट है चलेगा, 2 एफ नॉट है चलेगा, अभी देखोगे आप 3 एफ नॉट बनेगा, 4 एफ नॉट बनेगा, 5 एफ नॉट। 1.5 एफ नॉट का ट्यूनिंग फॉर्क लोगे तो ये इसके साथ वाइब्रेशन में नहीं आएगी। आप 2 एफ नॉट का लो, 3 एफ नॉट का लो, क्योंकि इसकी हार्मोनिक्स है, ये इन फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर सकता है। तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको उसको कराना पड़ेगा, ट्यूनिंग फॉर्क को लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका रेजोनेंस सेटअप होगा। रेजोनेंस सेटअप होने का क्या मतलब है, प्रॉपर ऑक्सीलेशंस मिलने लग जाएंगे आपको इसमें, ये हो जाता है। तो एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, मेरे ख्याल से सीधा सीधा क्लियर है, 3v/12 बनेगा, 3v/12 बनेगा, जिसको हम 3f0 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बात आई इसकी वेवलेंथ की, तो यहां पर लैम्डा हो गया 2l/3, यानी l में आ गया है 3λ/2, ऐसे लिख सकते हैं 3λ/2। λ/2 के 3 आ गए, तो λ/2 के 3 आ गए हैं, वही लेंथ है, लेंथ अभी भी l है, तो l लेंथ पे कितना हो गया, 3 लैम्डा आ गए, 1 2 3, ऐसे आ जाएगा आपका। आप बराबर के बना लेना उसको, ठीक है, ये करके ये करके ये करके ये करके ये हो जाएगा। नोड 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 नोड, बीच में एंटी नोड, समझ रहे हो आप। तो अब मैं सीधे बोल दूं क्या, जब n की वैल्यू n होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या NF0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है फ्रीक्वेंसी NF0 हो जाएगी। और जरा आप ध्यान से बताना मेरे को, नंबर ऑफ नोट्स कितने आएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पहले तो बोलेंगे क्या, ये बोली जाएगी nth हार्मोनिक। ओवरटोन में बोलेंगे, ओवरटोन में n-1th ओवरटोन। इसमें मेरे को नंबर ऑफ नोट्स बता दो, नंबर ऑफ नोट्स कितने मिलेंगे और नंबर ऑफ एंटी नोट्स कितने मिलेंगे, ये बता दो। अगर आपको पैटर्न पकड़ में आ गया है तो रटने वाली कोई चीज नहीं है, बस एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रटनी होती है आपको, V/2L। नोट्स नोट्स मिल जाएंगे n+1, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे n+1। एंटी नोट्स, एंटी नोट्स मिल जाएंगे n। लिख लो इसको, लिख लो फटाफट। अब इसमें डायग्राम तो बना नहीं सकते ना, कहां तक बनाएंगे भाई, एन तक हो जाएगा तो बता देना। वी कहाँ लिख रखा है, वी तो कहीं, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ जो चलने वाली वेव थी, जिन कैसे सेटअप होती है, जब यहां से वाइब्रेट कराओगे एक वेव वहां आएगी, एक टकरा के आएगी, ऐसे करके बहुत सारी आती हैं, खाली दो नहीं आती हैं, बहुत सारी आती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं। ठीक है, लगातार आप उसको वाइब्रेट कराते जा रहे हो एक साइड से, तो आपने सोर्स एक साइड रखा जो उससे वाइब्रेट करा रहे हो इधर वाले से, तो उससे क्या होगी, जाएगी वेव वहां से टकरा के आएगी, फिर आपने तब तक अगला वेव भी सेंड कर दिया है, तो अगली पल्स सेंड कर दिया, तो लगातार पल्स जा रही है आ रही है। तो आने वाली और जाने वाली का जब सुपर पोजिशन होता है, जब वो मिक्सअप होते हैं, तो रिजल्टेंट ये बनता है। तो आने जाने वाली वेव जो है उनका, उसकी वेलोसिटी है ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी, जिससे बनी है स्टैंडिंग वेव्स। लिखो फटाफट इसको, हो जाए तो बता देना, लिख के बता देना मेरे को, हो जाएगा तो।
क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन कर लो इस पर। अभी रुक जाओ, एक चीज और बतानी बाकी है मेरे को। हो गया क्या? हाँ भाई, देख लिया। एक ही ने लिखा है क्या? बचा हुआ है क्या बाकियों का? बता दिया करो यार। हैं? फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट वन एंड। देखो एक एंड पर फिक्स है। देखो अगर ये सिलेबस में है ना, तो ये पूरा पार्ट आ सकता है आपका, मेनली ये वाला पेज जो यहाँ लिखवाया था। बाकी न्यूमेरिकल इधर से आएंगे। तो x इज इक्वल टू एल पर आपने क्या कर लिया है, इसको फ्री छोड़ दिया है। अगर अब इसको वाइब्रेट कराता हूं, ये वाला सबसे ज्यादा फ्री है मूव करने के लिए, ये वाला सबसे फ्री है, तो यहां पर तो आपका एंटीनोड मिलना मत है ही भैया, ये तो फ्री है ना पूरा मूव करने के लिए, तो पूरा वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब बाकी ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, चीजों को बस समझ लो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये छोड़ो। ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, आधी आधी भावनाएं पकड़ लो बस। फ्री एंड है, ये फिक्स था, ये नहीं हिल सकता था अपनी जगह पर, तो नोड मिलना मजबूरी है। ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो ये एंटी नोड की लोकेशन है। तो बेसिकली जो 2a साइन के एल एक्स था, एक्स की जगह पे एल पुट करोगे, है ना, यहां पर आपको एंटीनोड मिलना है, तो एंटीनोड मिलना है तो प्लस माइनस 2a। ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, तो ये हो जाएंगी आपकी चीजें। ठीक है ना, ये चीज तो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इसलिए प्लस माइनस 2a लिखना पड़ा हमें, क्योंकि नीचे इसको भी तो एंटीनोड, जैसे ये है आपका सिचुएशन, ये एंटीनोड है तो ये भी तो एंटीनोड है। आई बात समझ में? ये दोनों लोकेशन एंटीनोड की हैं, तो इसलिए आपको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा जब इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2a हो जाएगी। तो यानी साइन के एल की वैल्यू हो गई है प्लस माइनस 1, यानी के एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। पाई बाय 2 के ऑड नंबर, ऑड नंबर हमेशा 2n प्लस 1 से लिख लो या 2n माइनस 1 से लिख लो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। तो k को कितना लिख सकता हूँ, k को लिख सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा 4l/2n+1। ठीक है, उल्टा l को भी आप लिख सकते हो, l को 2n+1 लैम्डा बाय 4, n जहां पर इंटीजर है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात आई, तो फ्रीक्वेंसी होती है v/लैम्डा, इसको पुट करोगे तो 2n+1 v/4l बन जाना है, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इस केस में, n जहां पर इंटीजर है। अब आ जाओ उधर की साइड को, सबसे पहले n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ऐसे करके 2-3 देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे।
देखो सबसे पहले क्या करो, n को 1 पुट कर लो। n को 1 नहीं, n को 0 भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, n को 0 पुट करो। -1 मत पुट करना, -1 में क्या दिक्कत आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में थोड़ा ना है किसी की। तो n को आप 0 पुट कर लोगे यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो बनेगी, वो आपकी बन जाएगी V/4L। ये कहलाएगी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई है V/4L, ये याद रखना, वहां पर V/2L थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बुलाता है फर्स्ट हार्मोनिक और जीरोथ ओवरटोन, जीरो ओवरटोन। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम स्ट्रिंग का शेप बताएं, शेप बता देंगे। जब आपने n को 0 पुट कर रखा है, मेरे ख्याल से l की वैल्यू हो जाएगी λ/4। λ/4 समझ में आता है, इतना सा पार्ट होता है, बस सिर्फ इतना सा पार्ट λ/4 होता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पर तो नोड बनना है, यहाँ पर एंटी नोड बनना है और λ/4 बनाना है आपको, तो डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे से वाइब्रेट करेगा। ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, तो इस शेप में आपका वाइब्रेट करेगा। ये हो गया आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू l। सेकंड केस, n की वैल्यू को 1 रख दो। 1 रखोगे, 1 रखोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, n को 1 रख दो तो यहाँ पर से 3V/4L आ रहा है, यानी 3f0 निकल के आ गया। वहां पर क्या होता है, f0 फिर 2f0 फिर 3f0 सब मिल रहे थे, यहाँ पर देखो 3f0 आ गया। तो 3f0 आ रहा है, इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। कैसे देखा जाता है, फंडामेंटल के कौन से मल्टीपल में चल रही है, वो हार्मोनिक का नंबर होता है। ओवरटोन तो फर्स्ट ही बोलते हैं, ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो L कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ λ/4। n को पुट कर लो ना। तो देखो यहाँ नोड है, यहाँ पर एंटी नोड मिलना मजबूरी है, और 3 λ/4 भी बनाना है आपको। तो 3 λ/4 कैसे बनेगा, इसमें 3 λ/4 यहाँ तक है ना, यहाँ पर एंटी नोड मिलना है, यहाँ पर नोड मिलना है। 3 λ/4 क्या होता है, ये λ/2 प्लस λ/4, ऐसा हो जाएगा आपका, λ/2 प्लस λ/4। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सिचुएशन, ऐसे करके वाइब्रेट करेगा। यहाँ पर एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, नोड। ठीक है, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। 3 λ/4 का 3 आ गए, ये λ/4 है, ये λ/4 है, λ/4 है। मेरे ख्याल से आगे बताने की जरूरत है क्या, n की वैल्यू को अगर मैं तीसरा, n की वैल्यू को 2 रख लो, n की वैल्यू को 2 रखोगे तो मिलेगा आपका, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5V/4L, 5f0 आ जाएगी। इसको बोला क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, ये सेकंड ओवरटोन कहलाएगी। इसमें लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ की बात करोगे तो ये आपका n को 2 पुट करो तो 5 λ/4। λ/4 के 5 टुकड़े आने जाने हैं, तो एक तो पूरा लैम्डा आ चुका है, प्लस λ/4, एक तो पूरा लैम्डा आ गया है, यानी ये और ये तो हो गया है, प्लस λ/4, ये हो जाएगा आपका। जो रस्सी वाइब्रेट करेगी कुछ ऐसे वाइब्रेट करेगी। कैसे हो रहा है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, ऐसे करके। इसमें भी ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नोड, 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 बीच में एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। अच्छा, लास्ट में आप एक काम करो, लास्ट में क्या करो, एन की वैल्यू जब एन पुट करोगे तो मेरे ख्याल से, हाँ भाई, कौन से नंबर की हार्मोनिक है, कौन से नंबर की हार्मोनिक है और कौन से नंबर की ओवरटोन बनेगी,
पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पकड़ो। हार्मोनिक कौन से नंबर की मिलेगी? 2n+1th। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी 2n+1th हार्मोनिक, हार्मोनिक और nth ओवरटोन। अरे पैटर्न पकड़ में आ रहा है? इसमें खाली कौन सी ओवरटोन्स मिल रही है, सॉरी कौन सी हार्मोनिक्स मिल रही है? n-1 नहीं मिलेगी भैया, n+1 मिल, nth ओवरटोन मिलेगी। हाँ, हार्मोनिक्स कौन सी मिल रही है? इसमें खाली ऑड नंबर मिल रहे हैं, फंडामेंटल के ऑड मल्टीपल में चल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही काम बन जाएगा। यहाँ तो दिमाग में डायग्राम रख लेना। तो सबसे पहला काम क्या करोगा आपका, मान लो आप सब कहता है फिफ्थ हार्मोनिक में है। अब फिफ्थ हार्मोनिक में बोलेगा या तो वन एंड वाले का आएगा क्वेश्चन, या आएगा बोथ एंड वाले का आएगा। अगर वन एंड वाले का आएगा और फिफ्थ हार्मोनिक है तो 5f0 फिफ्थ हार्मोनिक, वहां भी 5f0 ही रहेगा फिफ्थ हार्मोनिक। यहाँ फोर्थ हार्मोनिक नहीं मिल पाएगी, वहां तो सारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसके बारे में फ्रीक्वेंसी तो हमें ऑलरेडी पता है, 2n+1 टाइम्स ऑफ f0, ये हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ एंटी नोट्स, नंबर ऑफ एंटी नोट्स। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? पैटर्न समझ में आया? n+1 चल रहा है। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। एक छोटा सा बताया, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन का सर ने करा दिया आपका, मेजोरिटी पोर्शन तो हो गया होगा बोर्ड का कवर, पास होने लायक तो हो गए हैं। ग्रेविटेशन का सर ने करा दिया है तो पास तो हो जाओगे अब। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको समझ के ही चलो, बोर्ड का एक लेक्चर लगना ही है ना। बहुत ज्यादा तेज भाग के, कब है एग्जाम? तो मार्च में ही होंगे ना, फेब में है अभी किसी के? मार्च वाले हैं क्या सबके सब? अम्म, अच्छा, पेपर हो गया 22 फेब। हाँ भाई पीयूष, कैसा आया था पेपर? इसी इसी आ रखा था मतलब? कुछ आया जो पढ़ाया था थर्मो, जो क्या बोलते हैं इसका, जो पढ़ाया था वो कुछ काम का आया क्या? बन गए जितना पढ़ाया था? सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो कल सर ने क्या पढ़ाया उसमें, ग्रेविटेशन में? आधा ही हुआ क्या? होता ही है यार, आप कुछ कर लो, कितना तेज भगाने की कोशिश करो, या तो समझ में आएगा या तो फिर सिलेबस ही कंप्लीट होगा। थर्मो में क्या क्या आया था आपका? थर्मो का जो, थर्मो से क्या क्या पोर्शन पूछा था? अरे स्कोरिंग पूछा क्या था, जो जहां से स्कोर हो रहा था? तुम्हें तो फ्लूइड भी पढ़ाई थी, हैं? फ्लूइड भी पढ़ा रखा तुम्हें तो। कैपलरी राइस आया था क्या, कैपलरी राइस वाला?
टोटली आ गया क्या तुम्हारे उसमें? टोटली तो पढ़ाया नहीं था यार, टोटली का डेरिवेशन। टोटली बोर्ड में है क्या? एडिशनल में हो तो शायद मेरे ख्याल से। टोटली भी पुराना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो सरफेस टेंशन की बात हो रही है, एक आगे का चैप्टर है, तुम लोगों ने नहीं कर रखा अभी। इनको तो बोर्ड के लिए करा दिया था, AP1 वालों को। हाँ भाई, लिख लिया इतना। टॉर्चली कहाँ पढ़ाया था मैंने? अच्छा, टॉर्चली का वो एक्सपेरिमेंट आया था क्या? अच्छा, बैरोमीटर वाला। हाँ हाँ हाँ, वो तो कराया था। वही मैं कहूँ यार, एक टॉर्च, एक वो होता है, एक और होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो इंजीनियरिंग में काम आता है। वो आपके एडिशनल में दे रखा होगा एक। ठीक है। अरे कॉपी पढ़ लेना, कह रहा हूँ कॉपी से ही आएगा जो बोर्ड में करा रहा हूँ। 50% तो हो ही जाएगा उतने से। ठीक है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएंगे, 2-4 न्यूमेरिकल लगा लेना, फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स हो जाता है। शुरू का नंबर आया था कुछ, मैक्सवेल का नंबर आया था। मैक्सवेल का कौन सा, रेनॉल्ड नंबर आया होगा, या मैक नंबर होगा, मैक नंबर। मैक्सवेल नंबर तो सुना ही नहीं है। रेनॉल्ड आया होगा भैया, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर कराया था क्या मैंने? कराया होगा यार। विस्कोसिटी वगैरह हो गई तुम्हारी। चलो छोड़ो। बोला था बुक से देख लेना। चलो ठीक है, कुछ तो कर लिया तुमने। हटाओ। चलो देखो, इसमें ये हो गई बातें। एक है आपका, तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हो गया है। एक मेरा बीच में एक टॉपिक छूट गया था इसमें, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसका डेरिवेशन नहीं होता है आपके काम का, कराएंगे जब कंपटीशन के लिए पढ़ाएंगे। आप तो ये समझ लो, जो हमारा वी आ रहा है वो अंडर रूट टी बाय म्यू होता है। टी जहां पर टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, ठीक है। म्यू जहां पर उसकी मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि जनरली हम शुरू के चैप्टर में लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में लैम्डा से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी हमारा यूज पर चल रहा है, ऑलरेडी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम म्यू लेके चलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये वी, यहाँ जो वी इस्तेमाल हो रहा है सब सेम है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये ट्रैवलिंग वेव। यहाँ पर आपने वाइब्रेट कराया, वो वेव फॉर्म होकर जा रही है, वो किस वेलोसिटी से जा रही है। हाँ हाँ, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके। देखो, स्ट्रिंग वेव में से जो आएगा, ट्रैवलिंग वेव का सबसे बेसिक मैंने जो शुरू में कराया होगा, एक क्वेश्चन वो आ सकता है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और बाकी यहाँ से आएगा, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से। स्टेशनरी वेव से ज्यादा आने के चांसेस हैं, ट्रैवलिंग वेव से बहुत रेयर आएगा। ट्रैवलिंग वेव से जो पहला पेज कराया था आपको, के की वैल्यू ओमेगा, इक्वेशन का बेसिकली, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो ऐसे करके दी रखी होगी। तो इसमें कहेगा आपसे वेलोसिटी बताओ, ये सब बताओ, ऐसे भी नहीं दी होगी उसने। इसमें से ए साइन 2 टी प्लस एक्स अपॉन 3 ऐसे करके दे दी होगी, ऐसे करके कुछ दिया होगा। कहेगा इसमें से वेव वेलोसिटी बताओ, वेव लेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, ये सब कहानी करेगा आपसे। तो आप तो इसको अपनी रेगुलर इक्वेशन से कंपेयर कर लेना। ये बनेगा 2t प्लस 2/3x है। कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई है, ओमेगा होता है 2πf, या फिर टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो 2π/t/2, ओमेगा 2π/ओमेगा 2π/t, 2π/t, कहीं से देख लो। के के को देखो, के हो गया आपका 2/3, के की वैल्यू होती है ओमेगा बाय वी बोल दो, या फिर 2π/λ बोल दो, बात एक ही है।
कंपेयर करके, और पूछेगा कहाँ को जा रही है वेव। ये वेव बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव में जा रही है, बीच में प्लस का साइन है तो वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है आपकी वेव। बस इतना सा क्वेश्चन रहेगा ट्रेवलिंग वेव का रहा तो, फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, v निकालो, लैम्डा निकालो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ऐसे करके दे देगा 4। ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, डिफरेंशिएट कर लेना, डेल वाई बाय डेल टी। वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, तो ए ओमेगा बन के आएगा, जो एसएचएम में आता था आपका। एक्सलेशन पूछ सकता है तो ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो वही सब कहानी है, वो सब आएगा ट्रेवलिंग वेव से आया तो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी सीधे स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन आएगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं अब। तो स्पीड होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, ये ट्रेवलिंग वेव की। अब कर सकते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे आने वाला है इसमें, जल्दी से अपना वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड को रिवाइज करो, क्या क्या था उसमें, फटाफट देखो फॉर्मूले। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स x and y, two identical strings x and y made of same material, two identical strings x and y made of same material। यार एक बहुत बेहतरीन काम कर लेता हूं मैं, काम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, 19th। कितना क्लियर दिखेगा इसमें, फोकस नहीं कर पा रहा क्या ये, नहीं कर पा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। लिखो क्वेश्चन लिखो। Two identical strings x and y made of same material have tension Tx and Tz. Ty have tensions Tx and Ty। दो रस्सी हैं x and y है, इसमें टेंशन Tx है, इसमें टेंशन Ty है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, दोनों का मटेरियल सेम है। अच्छा, फुल स्टॉप। इफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर, इसकी 450 हर्ट्ज है, इसकी है 300 हर्ट्ज। If their fundamental frequencies are 450 hertz and 300 hertz respectively, then tx upon ty का रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। चलो फटाफट करो। Then tx upon ty का रेशियो फाइंड आउट करना है। हो जाएगा तो बताना। मैटर करेगा क्या, दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है, या तो दोनों को ही वो लेके चलना। देखो ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं आपको, 2.25 है, 0.44 है, 1.25 है, 1.5 है।
हो गया क्या? हाँ भाई बता दूं? करो 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 करो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने यहाँ पर। आया किसी का आंसर? 2.25 आ रहा है, किसी का 2.5 भी आ रहा है। अब 2.25 तो ऑप्शन में है, 2.5 तो नहीं है ऑप्शन में। मटेरियल सेम है मतलब, मटेरियल सेम है मतलब आइडेंटिकल हैं, मटेरियल सेम है तो म्यू सेम हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ सेम चलेगी। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ जो चलेगी वो सेम चल जाएगी। फंडामेंटल का रेशियो दे रहा है, वन 1.25। चलो देखते हैं, समय आ गया है बताने का क्वेश्चन को। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो दे रखा है। अगर मान रहे हो तो दोनों को फिर सेम ही मानो, या तो दोनों को फिक्स एंड मानो, या दोनों को फिर वन एंड फिक्स, वन एंड ओनली वन एंड फिक्स्ड वाला मान लो। मैं दोनों को फिक्स एंड मान के चलता हूं, तो भाई सीधा सीधा फंडा हो गया है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल क्या है? आइडेंटिकल बिल्कुल ही क्या दे रखा है स्टेटमेंट, आर मेड ऑफ से आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं। आइडेंटिकल है मतलब लेंथ वेंथ सेम होगी, लेंथ रेडियस वगैरह सब सेम रहेगा। तो पहले वाले की फंडामेंटल अपॉन दूसरे वाले की फंडामेंटल, ये आ जाएगा V1/V2। डायरेक्ट दिख रहा है, लेंथ वगैरह फिक्स होगी। अच्छा, V होता है √T/म्यू, म्यू फिक्स है तो V प्रोपोर्शनल आ जाएगा √ टेंशन के, तो T1/T2 बन जाएगा। ये तो निकालना है, TX/Ty निकालना है। ठीक है, T1/T2 निकालना है, स्क्वायर कर लो इसको। पहले वाले का 450 था अपॉन 300, इसका स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा T1/T2, जो कि TX/Ty बन रहा है आपका। तो ये कितना बनेगा आपका, 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो 2.25 आ जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? हाँ भाई समझ में आ गए? इसका 320 मीटर पर सेकंड आ रहा है। देखो 2 मीटर लंबी रस्सी है और उसको वाइब्रेट करा रहे हो, एक एक्सटर्नल वाइब्रेटर है। ठीक है, ये वाइब्रेटर है आपका। ठीक है, NH, तो ये एक्सटर्नल वाइब्रेटर है जो कि 240 हर्ट्ज का है, वो इसके थर्ड हार्मोनिक के साथ वाइब्रेट कर रहा है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने आधा कर लिया। क्या है स्पीड? ये बाय 240
हर्ट्ज वाइब्रेटर, ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, इसके बाद था, इसके बाद यहां से था, यहां पर लिख लेना, यहां पर बीच में एक है, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स थर्ड हार्मोनिक, इतना है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके थर्ड हार्मोनिक के साथ मैच कर रही है, और फिक्स एट बोथ एंड है, फिक्स एट इट्स एंड लिख रखा है, तो दोनों एंड पर फिक्स है, तो थर्ड हार्मोनिक में 3f0 हो जाता है। तो फंडामेंटल तो आपकी 80 आ गई, ठीक है, फंडामेंटल तो आपकी 80 आ गई है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, स्पीड। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर याद होगा आपको, दोनों एंड फिक्स होते हैं तो v/2l होता है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 80, 160 इंटू एल, एल की वैल्यू 2 है, 320 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आ गई बातें, ठीक है। ये सब जेईई मेन के क्वेश्चन है, इसी साल के हैं, 2020 के, 2020 2019 ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें मिलेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपका, लिख लो भाई फटाफट लिख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट लिख लो। लिखो, a string is clamped at both ends, a string is clamped at both ends, a string is clamped at both ends and is vibrating in its fourth harmonic. A string is clamped at both ends and it is vibrating in its fourth harmonic, ठीक है। The equation of the stationary wave, the equation of the stationary wave एक सेकेंड यार, इसने एक डेटा में दिक्कत कर रखी है। हाँ लिखो, इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, डेटा में दिक्कत कर रही है। हाँ, इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इतना दे रखा है, 200 पाई टी दे रखा है वो, ठीक है। जो उसमें इक्वेशन सेट जो बन रही है आपकी स्टेशनरी वेव की, वो ये है। आपसे लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा हुआ है। एक रस्सी है जो कि दोनों एंड पर फिक्स है, वो फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, और उसकी इक्वेशन जो इसमें स्टेशनरी वेव सेटअप हो रखी है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन नहीं है, समझ में आ रही बात, ये कोई जनरल इक्वेशन नहीं है, ये फोर्थ हार्मोनिक की स्पेसिफिक इक्वेशन है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आपको याद होगा, ये बनता था के, ये बनता है ओमेगा, ये बनता है 2a, ये 2a है। ओरिजिनल वाले का अगर मैं एम्पलीट्यूड बोलूं, ओरिजिनल जिन दो ट्रैवलिंग वेव से बना है, एक वेव यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही, उनके अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो 0.3/2 चलता। ये y इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा t ऐसे चल रहा ना, तो यहां से k उठा लो, ओमेगा उठा लो, और ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये फोर्थ हार्मोनिक की है। यहां से जो ओमेगा का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी निकालोगे, वो फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब आपको जैसे करना है वैसे कर लो।
मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता था, आप देखो जैसे से करना है, बहुत सारे तरीके हैं। के को ओमेगा बाय वी लिख दो, यहां से वी निकाल लो, लेकिन लंबा पड़ेगा वो तरीका। या फिर ओमेगा को इस्तेमाल कर लो, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, ये 2 पाई 4f0 बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी जो आई है, करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ से, यहाँ पे ऐसे बोल दो, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई करोगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई करोगे 200 पाई अपॉन ये 100 बन जाएगा। ये बेसिकली 4f0 है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आपकी आ गई है 25 हर्ट्ज आ गई है। ये होती है v अपॉन 2l, v अपॉन 2l। हमें क्या निकालना है? हाँ, तो v के लिए k की वैल्यू ओमेगा बाय v का इस्तेमाल कर लो, यहां से v निकाल लो, फिर लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर लेंथ निकल के आ जाएगी आपकी। या फिर मैं चाहता, अगर मैं खाली ये करूं, मेरे को फोर्थ हार्मोनिक पता है ना, फोर्थ हार्मोनिक क्या होगी, दोनों एंड फिक्स हैं तो सबसे फंडामेंटल ये होता है, अगला दूसरा ये आता है, फिर तीसरा ये आता है, फिर चौथा ये आता है। नहीं, कुछ ज्यादा कर दिया, 3 4, हाँ सही कर रखा है। ऐसे वाइब्रेट करेगी फोर्थ हार्मोनिक में। मेरे ख्याल से एल लेंथ में, आपके एल लेंथ में देखो, मैंने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है ही नहीं, सीधे दिमाग में चल रहा हूँ, मेरे दिमाग में फिगर है वो। चौथे हार्मोनिक में होगा तो ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो लैम्डा बाई टू के कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं मेरे को? बेसिकली डायरेक्ट दिख रहा है ना, 2 लैम्डा पूरे के पूरे आ गए, 2 लैम्डा पूरे के पूरे आ गए आपके। और के की वैल्यू, के यहाँ से है 0.157, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा है। यहां से लैम्डा निकाल लो, 2 × 3.14 लिखना, क्योंकि उसी के लिए इसने 0.157 दे रखा है। डेसिमल वगैरह हटाओगे तो 20 × 314 अपॉन 157 बनेगा, जो कि आपको 40 दे देगा। और 2 बार कट जाएगा, 40 आ जाएगा वहां से, तो ये हो जाएगा 2 × 40, ये आपका बन जाएगा 80। तो 80 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी मेनली। ठीक है, ये आपके 2 3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, ऐसे घूमेंगे आपके न्यूमेरिकल, जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो भी ऐसे रहेंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 2 3 करा दिए मैंने। फ्री एंड पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, बहुत ही रेयर आता है, बोथ एंड फिक्स पे ही आएगा आपका मोस्टली। ठीक है, अगर उसमें से आपको एलिमिनेट करना है तो आप फिक्स एट वन एंड वाला छोड़ देना, अगर आपसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा है तो बोथ हैंड वाला जरूर करके जाना। अगर क्वेश्चन आया तो फिक्स एट बोथ हैंड का ही आएगा, ये स्ट्रिंग से आता है। तो साउंड से आता है तो साउंड से आपका बीट का क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्गन पाइप, बस, और फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, यही क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उससे। लेकिन समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा ना शुरू से। हाँ भाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? साउंड पे आ जाए हम। देखो, इसमें एक और बचता है, सोनोमीटर। तुम्हारा 8 आए, 8 नहीं आएगा, 80 आएगा। 8 मीटर, यहाँ मैंने गलती कर दी क्या? 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 80 है। ठीक है, सोनोमीटर पे आ जाता। एक इसमें बचा हुआ है सोनोमीटर। सोनोमीटर में क्या होता है? सोनोमीटर, अरे आप देखोगे समझ जाओगे, खाली कहानी दे रखी है उसने, आप बहुत आराम से समझ जाओगे। सोनोमीटर में 3 लॉ आते हैं। देखो, सोनोमीटर का क्या होता है, लेकिन आना तो है नहीं यार, छोड़ो उसको, सोनोमीटर को छोड़ो, बस पढ़ लेना, आप एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान है। सोनोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट होता है इसमें। देखो, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रोपोर्शनल आती है, वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। इसको भी आप √T/μ लिख सकते हो। ये इसके अंदर 3 लॉ आते हैं। एक आता है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है कि टी एंड म्यू को कांस्टेंट कर दो, अगर टी एंड म्यू को कांस्टेंट कर दो,
तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ चलेगी, यानी F1 अपॉन F2 L2 अपॉन L1, बकवास, लॉ ऑफ लेंथ। फिर लॉ ऑफ एक आएगा आपका लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है? लॉ ऑफ टेंशन कहता है भैया म्यू और एल को फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो F1 अपॉन F2 जो बनेगा वो रूट T2 अपॉन T1 बन जाएगी, T1 अपॉन T2 बन जाएगा। ऐसे ही आपका ये है सोनोमीटर में बस 3 लॉ आएंगे, ठीक है। इसका सेटअप होता है वो देख लेना। उसमें क्या होता है, नीचे एक वेट टांगने का होता है, एक रस्सी ये होगी, नीचे वजन होगा, वेट से क्या करोगे, टेंशन एडजस्ट करोगे आप बार बार, ठीक है। फिर एक अलग रस्सी होगी, तो सेम वेट रखो, रस्सी बदल दो और लेंथ भी सेम रखो, तो ऐसे करके अलग अलग करता है। तो वहां से 3 वो निकल के आते हैं, लॉ ऑफ टेंशन एक आता है, तीसरा आता है लॉ ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ मास क्या कहेगा, मास पर यूनिट लेंथ से मतलब है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू चल रही है, यानी F1 अपॉन F2 की बात करेंगे तो रूट म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बता देगा। ये हो जाता है आपका लॉ ऑफ मास। इसमें क्या कांस्टेंट रखोगे, इसमें T एंड L को कांस्टेंट कर लेना, T और L को कांस्टेंट कर लेना। बीट्स वगैरह भी पढ़नी है क्या, या बीट्स अलग से पढ़ा दूं? साउंड पूरा नहीं खोलता हूं यार, साउंड को काम भर का पढ़ा दूं क्या, मतलब उससे खाली क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, क्योंकि फिर साउंड को बेसिक साउंड चलती कैसी है पूरा फिर एक्सप्लेन करना तो बहुत ही लंबा समय ले लेता है। हाँ, बीट्स का तो क्वेश्चन आता ही है, तुम्हारा आया था ना क्वेश्चन, अब जिसका पेपर बचा हुआ उसका भी आएगा, साउंड से क्वेश्चन आएगा, बीट का रहेगा। बीट, डॉपलर, ऑर्गन पाइप, 3 ही होते हैं मेन। बीट का तो फिर भी बना ले जाओगे, बीट का तो आसान है, एक बार समझाऊंगा आ जाएगा, 5-10 मिनट, 10 मिनट का खेल है, 10-15 मिनट का। न्यूटन एंड लाप्लास करेक्शन भी होता है एक, ठीक है। हाँ हाँ, डॉपलर अब सिलेबस में अगर तुम्हारा नहीं है तो बीट पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। चलो एक काम करते हैं, साउंड में से पहले बीट पढ़ा देता हूँ, अलग से बीट पढ़ा देता हूँ, है ना। अभी समय नहीं है, मैं साउंड खोलना भी नहीं चाह रहा हूँ चैप्टर को, लेकिन बीट वाला टॉपिक है वो आसान है, ठीक है। हेडिंग डालो बीट्स। बीट फिनोमेना क्या होता है, देखो 2 सोर्सेस हैं, सोर्स 1 इसकी फ्रीक्वेंसी है F1, सोर्स 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है F2। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है F2 माइनस F1 इफ F2 ज्यादा हुआ F1 से। दूसरा, बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 कहलाएगी अगर F1 ज्यादा हुआ F2 से। बस एक ही फॉर्मूला है, F1 माइनस F2 होगा या F2 माइनस F1 होगा, थ्योरी यहीं पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। 2 सोर्सेज हैं, एक की फ्रीक्वेंसी F1 है, एक की, और जनरली ट्यूनिंग फॉर्क की बात होती है, ट्यूनिंग फॉर्क आपका साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है, तो उसकी बात होती है। तो दोनों अलग अलग उसके हैं, फ्रीक्वेंसी के सोर्स हैं, तो ये रह जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी उनका डिफरेंस हो जाता है बस, और कुछ नहीं आता बीट में। एक चीज याद रखना, व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क is loaded or waxed,
लोड करना या वैक्स करने का मतलब हो गया है उसको भारी कर लेना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ठीक है, व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल्ड, फाइल्ड मतलब उसको लाइट वेट कर लेना, उसको छील देते हैं। देखो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे टाइप का होगा आपका, इस टाइप का। ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है प्रॉन्ग्स उसके। तो इसको आप क्या करते हो, पतला कर देते हो। हाँ 10 होता है, कितना होता है, 10 भी नहीं होता है यार, 10 भी बहुत ज्यादा हो गया। हाँ 10 होता है, 10 होता है, 16 होता है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगी तो आपको बीट्स नहीं सुनाई देंगी। ठीक है ना, तो ये रहता है आपका, वो तो सुनाई देने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन हो ही जाते हैं हमारे। ठीक है, अब अभी तो फिलहाल तो क्वेश्चन पर फोकस करो यार, जब पढ़ाएंगे कंपटीशन के लिए तब पूरा कर लेंगे। जब ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर लो तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। गेम क्या होता है, आपको ये नहीं पता होता है कि फॉर्मूला F2 माइनस F1 होना है कि F1 माइनस F2 होना है। ठीक है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, तो उसके लिए कंडीशन दी जाती है। आपको एक क्वेश्चन लिख लो, आप एक क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद हम कंडीशंस कर लेंगे। फटाफट लिख लो एक क्वेश्चन। लिखो, a tuning fork produces 4 beats per second. A tuning fork produces 4 beats per second. A tuning fork produces 4 beats per second with another tuning fork of frequency with another tuning fork of frequency 288 with another tuning fork of frequency 288 hertz. ठीक है, हाँ ठीक है, उसके आगे लिखो, a little wax is placed a little wax is placed on the unknown fork. A little wax is placed on the unknown fork. A little wax is placed on the unknown fork. A little wax is placed on the unknown fork it it then produces 2 beats per second, and it then produces 2 beats per second. It produces 2 beats per second. आपसे पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क इज फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, देखो दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ट्यूनिंग फॉर्क 1 है, एक ट्यूनिंग फॉर्क 2 है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है 288 है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से f है। तो 4 बीट बना रहा है इसके साथ, या तो f माइनस 288 हो सकता है 4, या तो 288 माइनस f हो सकता है 4। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस वो पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ट्यूनिंग फॉर्क 1 को आप क्या कर रहे हो, वैक्स कर रहे हो। वैक्स करोगे तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी है। अगर मान लो ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है,
अगर ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो जरा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी कम करने से बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वैक्स किया ना इसको, एफ वाले को वैक्स कर लिया, इसको वैक्स किया है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी कम करोगे, क्या कर रहे हो, बाद में कितनी बीट्स मिल रही है, बाद में 2 बीट्स मिल रही है आपकी। बात 2 से नहीं है, बात यह है कि कम हो गई है बीट फ्रीक्वेंसी। 2 बोले, 1 बोले, 3 बोले, उस डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं है, बस इतना पता चल रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो अब आपने इसको वैक्स किया, देखो कायदे से इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, ठीक है ना। तो आप वहां से एनालिसिस कर रहे हो आप, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया। अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो ठीक है, ये वैल्यू कम आ जाएगी। इस केस में फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो बढ़ के आ जाएगी, इसकी वैल्यू कम करोगे तो बढ़ के आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, इसकी ये वाला केस तो है नहीं है, ये वाला केस है। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया है f माइनस 288 इज इक्वल टू 4। तो f की वैल्यू आ गई है 292 हर्ट्ज, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो इन ए इन बी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज पॉसिबल इन ए, पॉसिबल इन ए ओनली, ए ओनली। या तो ए होगा या तो बी होगा ना। अरे इतना समझ में आ गया। और अगर इतना समझ में आ गया है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लिख लिया होगा आपने, तो मैं आपको एक सीधा सीधा इसके सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। सारे क्वेश्चन कैसे, एक एक डब्बा बना देता हूँ, उस डब्बे में आप आंसर बताते रहना मेरे को। उस डब्बे में आप आंसर बताते रहना। आपको ये दे रखा है, जितने केसेस हैं हम सब कर सकते हैं। आपको बताना है फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है। हाँ, ये है, यहां पर है, एक है ट्यूनिंग फॉर्क 1, ट्यूनिंग फॉर्क 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, इसकी फ्रीक्वेंसी है f2। ट्यूनिंग फॉर्क 2, यहां पर ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक्टिविटी क्या कर रहे हो, एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और फाइनली आपका फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। देखो क्या है, एक्टिविटी की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, एक्टिविटी वाला कॉलम हटाओ, वो तो यहीं लिख दिया। और कितना टाइम है, 8 बज गए हैं, छोड़ते हैं, रुको। देखो सबसे पहले केस में क्या करो, इसको लोड कर दो, इसको वैक्स कर दो, और बोल दो ऑब्जर्वेशन क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट डिक्रीजेस। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा, F1 माइनस, देखो 2 ही फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 होगी, या तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी F2 माइनस F1। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, पहला वाला कि दूसरा वाला। ठीक है, फटाफट बता देना, 1 या 2। ऊपर वाले फॉर्मूले को मैं बोल रहा हूँ नाम, चलो इसको नाम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। अगला केस ऐसे करके मैं बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। अगर आपने पीएनसी पढ़ ली है तो आप बता सकते हो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। इसको मैंने फाइल कर दिया है, बीट डिक्रीजेस, इसको मैंने वैक्स कर लिया है, बीट डिक्रीजेस, इसको मैंने फाइल कर दिया है, बीट डिक्रीजेस, इसको मैंने फाइल कर लिया है, बीट इंक्रीजेस। ये अपने आप में हर एक क्वेश्चन है। हाँ, इसको मैंने फाइल कर दिया है, फाइल तो हम कर चुके हैं, इसको अब वैक्स कर लो, वैक्स कर लिया, बीट इंक्रीजेस, इसको फाइल कर दिया है, लो, ठीक है, इसको वैक्स भी कर दिया है ये। तो बताओ भाई क्या ऑब्जर्वेशन होगी।
हाँ भाई, एक टेबल भरो, फटाफट भरो। इस टेबल में देखो, मैं एक आध बता देता हूँ। 8 PM से है ना, 8:45 PM से, ठीक है, 5 मिनट की बात है बस। थर्ड केस एंड 6 केस आर सेम नहीं है ना। थर्ड केस में यहाँ पर बीट डिक्रीज हो रही है, इसमें बीट इंक्रीज हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले वाले केस में देखो, किसका चेंज कर रहे हो आप, F2 वाले का चेंज कर रहे हो। F2 वाले की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, F2 वाले की फ्रीक्वेंसी को वैक्स करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, F1 को वैसे रखा है, F2 को कम कर लिया है, अगर F2 कम होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो, आई बात समझ में। तो पहले वाले का तो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। आपने क्या किया, इसको वैक्स किया, F2 वाले को वैक्स किया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम करवा रहे हो आप। इसकी फ्रीक्वेंसी कम करने से बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वाले में बढ़ जाएगी। अगर इसको कम करूंगा, ये इसको कुछ नहीं कर रखा है, एक टाइम पे एक ही को चेंज करवाता है वो, तो इसकी आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी वैक्स करके, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के आनी चाहिए थी, जबकि कम आ रही है, तो दूसरा ही केस हो सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले में ट्यूनिंग फॉर्क 1 को फाइल किया है, 1 को फाइल किया मतलब F1 बढ़ा दिया है। अगर F1 को बढ़ा देता हूं, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के आनी चाहिए, जबकि कम होके आ रही है, तो दूसरा केस है। वैक्स कर लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट केस बन जाएगा। देखो, वैक्स करूंगा, भारी हो गई है, भारी हो गया है, भारी हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, बीट भारी हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, ओवरऑल बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी इस केस में, पहले वाले में। अच्छा, इसमें देखोगे फाइल कर लिया है, फाइल करने का मतलब है F2 बढ़ा दिया, F2 बढ़ाऊंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हाँ सही बात है। अगले वाले में अब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, अब बढ़ानी है, तो पहले वाले को फाइल किया है, मतलब F1 बढ़ गया है। अगर F1 बढ़ गया है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के आएगी, ऑब्जर्वेशन भी बढ़ के आ रही है, तो ए आ गया। वैक्स कर रखा है पहले वाले को, बी ही आएगा। पहले वाले को वैक्स कर लिया मतलब F1 को कम कर लिया, F1 को कम करूंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जबकि हमें बढ़ानी है, तो यही केस हो सकता है आपका, बी वाला। फाइल कर दिया है इसको, F2 को फाइल कर लिया मतलब इसको बढ़ा दिया, F2 को बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, हमें बढ़ाना है, F2 को बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा, तो बी केस। अगले वाले में ए केस। हाँ भाई, क्लियर है, जिसको समझ में आ गया वो जा सकता है। और बीट का क्वेश्चन आया कहाँ, अच्छा यही क्वेश्चन आया था क्या भाई तुम्हारे उसमें, वैक्स फाइल वाला ही आया था, कुछ और आया था, ऑर्गन पाइप से मिला के आ गया था, जिनका हो गया पेपर आज। बीट का क्वेश्चन क्या आया था, डायरेक्ट ये वाला आया था, ट्यूनिंग फॉर्क वाला आया था, कि ऑर्गन पाइप से रिलेटेड आया था, गैस को चेंज, गैस वाला भी बन सकता है वो क्वेश्चन, तो बहुत बन सकते हैं बीट पर, ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस ये हैं। इनिशियल क्वेश्चन जो बीट के आते हैं वो यही होते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। क्या क्या दे दिया भैया, नंबर ऑफ बीट्स दिए थे एंड टाइम दिया था। पूछा क्या था फिर, अरे पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में भेज देना, उसको फोटो भेज देना। समझ गया मैं, वो कहाँ से दिया होगा तुम्हें, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है वो, ऑर्गन पाइप और बीट्स का मिक्सअप करके है, देखो डॉपलर और बीट का भी मिक्सअप करके आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सबसे सिंपल वाला बता दिया मैंने बीट का, जो आ सकता है, इसके अलावा केसेस तो और भी बन सकते हैं, कर लेंगे उसको। डॉपलर हट गया ना तुम्हारा,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा आपका कंप्लीट, ये साउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जाओ जाओ जाओ, आपका बोर्ड का तो हो ही गया होगा, थर्मो कराई दी है, थर्मो का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाकी आपका तो मैक्सिमम हो ही गया है ऑलमोस्ट बोर्ड का। चलो जाओ, एंड कर रहा हूं मैं। एक ही बाकी है। हाँ तो अब कंपटीशन के लिए करो भाई अब, बाकी बोर्ड का जितना करा दिया उससे रिवाइज कर लो, बहुत है। एक तो चैप्टर छूटते भी हैं बोर्ड के, तो क्या दिक्कत है। इलास्टिसिटी छूटा होगा, हाँ।